मान लीजिए एक आम परिवार है। हाँ, एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास परिवार है ना? बिल्कुल। और उस परिवार का जो महीने का बजट है ना, हुँ। वो अचानक से बहुत बुरी तरह बिगड़ गया है। यानी आमदनी वही है पर खर्चा बढ़ गया है। वही तो, आमदनी उतनी है लेकिन खर्चा बिल्कुल आसमान छू रहा है। हुँ। तो अब इस आर्थिक खाई को भरने के लिए उस परिवार के मुखिया एक बहुत ही अजीब फैसला करते हैं। अच्छा, कैसा फैसला? वो तय करते हैं कि बच्चों की किताबों पर होने वाला जो खर्चा है, उसको आधा कर दिया जाए और उनके दूध की मात्रा भी कम कर दी जाए। बाप रे! ये तो मतलब सीधा बुनियादी ज़रूरतों पर वार है। सही कहा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि उस घर के आंगन में जो एक महंगी लग्जरी गाड़ी खड़ी है ना, उसमें आज भी सबसे महंगा पेट्रोल भरवाया जा रहा है। ओह वाओ! मतलब लग्ज़री गाड़ी के रख-रखाव में कोई कटौती नहीं हो रही है। बिल्कुल, कोई कटौती नहीं। अब सतह पर देखने से तो ऐसा लगता है कि परिवार संकट से उभरने के लिए एक बड़ा त्याग कर रहा है ना? हाँ, दिखने में तो वही लग रहा है कि किफ़ायत बरती जा रही है। पर अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं, तो साफ दिखता है कि उस त्याग का बोझ सिर्फ और सिर्फ उन पर डाला गया है जिनकी आवाज सबसे कमजोर है, यानी बच्चे। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो यही है कि देश की आर्थिक मजबूरियाँ और नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतें किस तरह एक दूसरे से टकरा रही हैं। हाँ, ये टकराव ही तो असल मुद्दा है। बिल्कुल। जब राष्ट्रीय स्तर पर आम लोगों से बलिदान मांगा जाता है, तो आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि असमानता के धरातल पर किया गया कोई भी त्याग लंबे समय तक नहीं टिक सकता। और आज के इस गहन विश्लेषण का मूल आधार यही विरोधाभास है। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम जाने माने अर्थशास्त्री अजीत रनाडे द्वारा लिखे गए एक बेहद प्रभावशाली लेख पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और इस लेख का शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। समानता के बिना किफ़ायत विफल होगी। बिल्कुल। और ये लेख एक ऐसे विषय पर चोट करता है जिसे हम विदेशी मुद्रा बचाने का सत्याग्रह या फॉरेक्स सत्याग्रह कह सकते हैं। ये सत्याग्रह शब्द यहाँ बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया है। सही कहा। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आज वो ये समझना है कि जब देश में विदेशी आयात यानी इंपोर्ट्स जैसे कच्चा तेल, सोना और खाद्य तेल की खपत को कम करने की अपील की जाती है, तो उसके पीछे का असली आर्थिक सच क्या होता है? और ये भी कि इस त्याग में आर्थिक समानता या इक्विटी क्यों इतनी अनिवार्य है, क्योंकि बिना इक्विटी के ये त्याग सिर्फ एक तरफा बोझ बन जाता है। वही तो। इस विषय को समझने के लिए लेख में एक बहुत ही शक्तिशाली ऐतिहासिक तुलना की गई है ना? हाँ, बिल्कुल। वर्तमान स्थिति को 1930 में महात्मा गांधी द्वारा किए गए नमक मार्च या नमक सत्याग्रह के बराबर रखकर देखा गया है। पर मुझे लगता है इस तुलना के भीतर एक बहुत बड़ा अंतर छिपा है। एकदम सही पकड़ा आपने। गांधी जी ने जब नमक मार्च किया था, तो उनका आह्वान एक ऐसे कर के खिलाफ था जिसका सबसे भारी असर समाज के सबसे गरीब तबके पर पड़ता था। हाँ, क्योंकि नमक तो एक ऐसी बुनियादी जरूरत थी जो एक अमीर जमींदार और एक गरीब किसान दोनों के लिए बराबर जरूरी थी। बिल्कुल, उस पर लगने वाला कर दोनों को बराबर देना पड़ता था। अब आप ही सोचिए, एक किसान की छोटी सी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ नमक खरीदने में चला जाता था। ये तो सीधा सीधा अन्याय था। हाँ। एक रिग्रेसिव टैक्स था। हाँ, रिग्रेसिव टैक्स यानी ऐसा बोझ जो गरीब की कमर तोड़ दे, जबकि अमीर को उसका एहसास तक ना हो। लेकिन आज जब आम जनता से ये अपील की जा रही है कि वो खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल का उपयोग कम करें, तो इसकी दिशा बिल्कुल उलट दिखती है। भाई तो ये अपील सुनने में या नैतिक रूप से नमक सत्याग्रह जैसी लग सकती है, पर आर्थिक रूप से ये उन लोगों पर सबसे ज्यादा बोझ डालती है जिनके पास पहले से ही सबसे कम है। बिल्कुल, क्योंकि गरीब वर्ग के लिए खाद्य तेल कोई शौक या लग्जरी थोड़ी ना है। ये एक बुनियादी जरूरत है, उनके पोषण का हिस्सा है। और इसी बुनियादी ज़रूरत को कम करने का असर सच में बहुत गहरा होता है। देखिए, एक संपन्न परिवार अगर खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करता है तो वो क्या करेगा? शायद तली हुई चीजें खाना कम कर देगा या बाहर का जंक फूड छोड़ देगा। सही। पर एक आम या गरीब परिवार के लिए खाद्य तेल की खपत कम करने का मतलब है उनके आहार से ज़रूरी पोषण का सीधा सीधा कम होना, उनकी थाली से ऊर्जा का पूरी तरह गायब हो जाना। बाप रे, ये तो वाकई एक असमान त्याग है। हाँ, जहाँ एक तबका अपने शौक को कम कर रहा है
और दूसरा तबका अपनी जीवन को चलाने वाली ऊर्जा को ही कम कर रहा है। या थोड़ा रुककर इस पर एक आम व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचते हैं। पर देखिए, जब देश पर आर्थिक दबाव हो और आयात का बोझ भारी पड़ रहा हो, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हर नागरिक अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा बलिदान दे? आखिर जब एक बड़ा राष्ट्रीय संकट सामने हो, तो क्या सबको मिलकर कोशिश नहीं करनी चाहिए? देखिए, त्याग करना जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जब हम आर्थिक विश्लेषण करते हैं तो हमें बोझ की अनुपातिक मात्रा को देखना होता है। अनुपातिक मात्रा यानी किस पर कितना बोझ पड़ रहा है, उसकी आमदनी के हिसाब से। जब राष्ट्र किसी अनिवार्य चीज की खपत कम करने को कहता है तो उसके असर का धरातल सबके लिए समान नहीं होता। हाँ, वो तो है। इस समय देश की आर्थिक स्थिति जिस दबाव से गुजर रही है, उसके पीछे के आंकड़े इस मजबूरी को पूरी तरह स्पष्ट करते हैं। और वो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। आइए इस दबाव के मूल कारण पर थोड़ा चलते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा दबाव है विदेशी आयात पर देश की भारी निर्भरता। हाँ, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है हमारी। भारत अभी भी कच्चा तेल, खेती के लिए जरूरी उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स और खाद्य तेल आयात करने पर पूरी तरह से निर्भर हैं। हम अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदते हैं और इसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ती है। और जब विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज देश से बाहर जाती है तो देश के खजाने पर असर पड़ता है। ये असर राजकोषीय घाटे या फिस्कल डेफिसिट के रूप में सामने आता है। बिल्कुल। और लेख के आंकड़े क्या दर्शाते हैं इस बारे में? आंकड़े बताते हैं कि आने वाले आर्थिक वर्ष के लिए जो सीधे कर की आय यानी डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स अनुमानित थीं, वो अपने लक्ष्य से लगभग 80,594 करोड़ रुपए कम रही। बाप रे, 80,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमी। ये रकम तो इतनी बड़ी है कि इसने पूरे आर्थिक गणित को हिलाकर रख दिया होगा। वही तो। पर समस्या सिर्फ कर आय में कमी नहीं है, बल्कि बाहर से महंगा तेल खरीदकर देश के भीतर सस्ता बेचने की जो मजबूरी है ना, वो भी एक बहुत बड़ा संकट है। हाँ, और इसी मजबूरी ने सरकारी तेल कंपनियों को एक भयंकर नुकसान की चक्रव्यूह में धकेल दिया है। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि इन कंपनियों को रोजाना, ध्यान दीजिएगा, रोजाना 1600 से लेकर 1700 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1700 करोड़ रुपए एक दिन में? सोचिए जरा। हाँ, एक दिन में इतना घाटा आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और इसका मूल कारण यह है कि पेट्रोल पर 14 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 18 रुपए प्रति लीटर का नकारात्मक मार्जिन है। इस नकारात्मक मार्जिन या नेगेटिव मार्जिन का आसान मतलब यह है कि तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जिस महंगी कीमत पर कच्चा तेल खरीद रही हैं और उसे प्रोसेस कर रही हैं, उसके मुकाबले उन्हें देश के भीतर उसे कहीं सस्ते में बेचना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आम नागरिक पर महंगाई का अचानक और भारी बोझ गिरे, है ना? बिल्कुल। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आम नागरिक बचा रहे, लेकिन इस चक्कर में देश का खजाना बहुत तेजी से खाली हो रहा है। और जब आयात का इतना भारी दबाव हो तो किसी भी देश के पास अपना एक सुरक्षित भंडार होना चाहिए जो आपातकाल में काम आए। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे सुनने वालों को शायद ये जानकर हैरानी होगी कि भारत का जो रणनीतिक तेल भंडार है, यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, वो सिर्फ 9 से 10 दिन की मांग को पूरा कर सकता है। सिर्फ 9 दिन? ये आंकड़ा डराने वाला है। इसे समझने के लिए चलिए एक तुलना करते हैं। मान लीजिए कोई लंबे और अनजान रास्ते पर गाड़ी चला रहा हो और उसकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में सिर्फ आखिरी 10 किलोमीटर चलने लायक पेट्रोल बचा हो। और अगला पेट्रोल पंप कहाँ आएगा ये किसी को नहीं पता हो। वही तो। और दूसरी तरफ अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के अंतर्गत आने वाले विकसित देशों का बेंचमार्क देखें तो उनके पास आपातकाल के लिए पूरे 90 दिन का भंडार होता है। 90 दिन? यानी हमारे 9 दिन के मुकाबले उनका 90 दिन का सुरक्षा कवच। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो समझ आएगा कि ये सिर्फ 9 दिन का तेल बचाने की बात नहीं है। ये विदेशी मुद्रा को बचाने का एक भयानक राष्ट्रीय संकट बन चुका है। हाँ, क्योंकि अचानक से रिजर्व बनाया भी तो नहीं जा सकता ना। बिल्कुल नहीं। रणनीतिक भंडार बनाना कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर जमीन के नीचे विशाल गुफाएं बनानी पड़ती हैं जिनमें लाखों बैरल तेल सुरक्षित रखा जा सके। बाप रे, मतलब इसमें हजारों करोड़ों रुपए और बरसों का समय लगता होगा। सही कहा। और क्योंकि हमारा भंडार सिर्फ 9 दिन का है, इसलिए हमें लगातार हर रोज
अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगा तेल खरीदते रहना पड़ता है। हम खरीदारी रोकने का जोखिम तो उठा ही नहीं सकते। और इस लगातार चलने वाली महंगी खरीदारी के दबाव ने ही सरकार को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है जो आपस में ही टकरा रहे हैं। जिसे लेख में कॉग्निटिव डिसोनेंस या आर्थिक और नीतिगत विरोधाभास का नाम दिया गया है। हाँ। इन विरोधाभासों की गहराई में जाने से पहले एक बुनियादी बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। आंकड़ों के इस चश्मे से जब हम इन स्थितियों को देखते हैं ना, तो यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसके समर्थन या विरोध का कोई सवाल नहीं उठता। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक आर्थिक गणित है। वही, और हमारा उद्देश्य है सिर्फ इस लेख में बताए गए तथ्यों को पूरी तरह निष्पक्ष रूप से आगे रखना है, ताकि लोग समझ सकें कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। इससे एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या हमारी आर्थिक नीतियां और आम नागरिकों से की जा रही अपीलें दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं? क्या लगता है आपको? लेख जिन 3 मुख्य विरोधाभासों की बात करता है, उसमें पहला है मूल्य संकेत और नैतिक अपील के बीच का टकराव। देखिए, अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज की मांग को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका मूल्य संकेत यानी प्राइस सिग्नल्स होता है। मतलब अगर कोई चीज कम है तो उसकी कीमत बढ़ती है। हाँ, और लोग स्वाभाविक रूप से उसकी खपत कम कर देते हैं क्योंकि जेब पर असर पड़ता है। लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट है ना। सरकार एक तरफ सब्सिडी और नकारात्मक मार्जिन झेलकर तेल की कीमतों को दबाकर रखना चाहती है, पर दूसरी तरफ नागरिकों से ये अपील भी कर रही है कि वो ऐसा व्यवहार करें जैसे कीमतें आसमान छू रही हैं और अपनी मर्जी से तेल की खपत कम कर दें। ये तो बड़ी अजीब बात हुई। वही तो, ये तो वैसी बात हो गई कि किसी कमरे में बाहर से भयंकर गर्मी पड़ रही हो, पर आपने एसी का थर्मोस्टेट आर्टिफिशियली ऐसे सेट कर दिया हो कि कमरे में बैठे लोगों को ठंड का एहसास हो। हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। अब आप उन लोगों से अपील करें कि भाई बाहर बहुत गर्मी है, कृपया अपना एसी बंद कर दें, तो कोई क्यों बंद करेगा? उन्हें तो अंदर गर्मी का कोई एहसास ही नहीं हो रहा है, कोई मूल्य संकेत मिल ही नहीं रहा है। ये विरोधाभास व्यवहारिक रूप से बिल्कुल काम नहीं करता है। बिना कीमत के बढ़े आम नागरिक अपनी आदत नहीं बदलता। और इससे भी बड़ा दूसरा विरोधाभास है उन आंकड़ों में जो टैक्स वसूली से जुड़े हैं। ये वाला हिस्सा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। सरकार एक तरफ देश के आम और गरीब परिवारों से खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करने की आशा कर रही है, पर दूसरी तरफ लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का ऐसा कर है जो रुका पड़ा है। 9 लाख करोड़? हाँ, और ये आम टैक्स नहीं है, ये बिना विवाद वाला कर है, यानी अनडिस्प्यूटेड टैक्स। बिना विवाद वाले कर का मतलब हम थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ ये है कि कानूनी रूप से ये तय हो चुका है कि ये पैसा सरकार का बनता है ना? बिल्कुल, इस पर कोई अदालती रोक या विवाद नहीं बचा है अब। फिर भी इस 9 लाख करोड़ रुपए की वसूली अभी तक नहीं हो पाई है। और सबसे हैरान करने वाली बात लेख के अनुसार ये है कि ये रुका हुआ कर मुख्य रूप से मुंबई और दिल्ली जैसे देश के सबसे अमीर शहरों में अटका पड़ा है। यही तो विरोधाभास है। आखिर ये पैसा वसूलने में इतनी देरी क्यों होती है? मतलब कहाँ अटकता है ये पैसा? देखिए, ये देरी किसी आम व्यक्ति के टैक्स ना भरने से नहीं होती। इसके पीछे बड़े कॉर्पोरेट ढांचे होते हैं, दिवालियापन की पेचीदा प्रक्रियाएं होती हैं और कानून की लंबी खींचने वाली कार्रवाइयां होती हैं। ओह, अच्छा। कंपनी कानूनी रूप से मान लेती है कि टैक्स बनता है, पर पैसा खजाने तक पहुंचने में बरसों लग जाते हैं। तो जब एक आम नागरिक ये देखता है कि देश के बड़े और संपन्न वर्ग से वसूली में इतनी ढील है, तो उसके दिमाग में अपने खुद के त्याग को लेकर एक सवाल जरूर उठता है ना? बिल्कुल, वो सोचता है कि क्या उसकी छोटी सी कोशिश उस समुंदर को भर पाएगी जिसमें पहले से ही इतने बड़े छेद हैं। सही कहा। और यही बात हमें इस लेख के तीसरे और सबसे खतरनाक विरोधाभास तक ले जाती है, और वो है संपत्ति की भारी असमानता, यानी वेल्थ इनइक्वालिटी। हाँ, और आंकड़े इस स्थिति की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे अनदेखा करना लगभग नामुमकिन है। देखिए, भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की लगभग 40% संपत्ति है। 40%? दूसरी तरफ इतनी बड़ी आबादी है जो आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है। और इस 40% संपत्ति के बावजूद ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2015 से
देश में कोई संपत्ति कर या उत्तराधिकारी कर यानी वेल्थ टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स लागू ही नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक ऐसे दौर में जब देश भारी आयात दबाव और विदेशी मुद्रा के संकट से जूझ रहा है और आम नागरिकों से आहार कम करने की बात की जा रही है। वहाँ देश के सबसे बड़े संपत्ति स्रोत को टैक्स के दायरे से बाहर रखना एक बहुत बड़ा नीतिगत विरोधाभास पैदा करता है। तो ऐसे भारी संकट और इन विरोधाभासों के बीच रास्ता क्या है? लेख सिर्फ समस्याएं तो नहीं गिनाता ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इस विदेशी मुद्रा के सत्याग्रह को नैतिक रूप से बेदाग और असरदार बनाने के लिए कुछ ठोस उपाय भी सुझाता है, जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है बोझ का प्रगतिशील बंटवारा यानी प्रोग्रेसिव बर्डन शेयरिंग। प्रगतिशील बंटवारे का सीधा सा अर्थ सुनने वालों के लिए यह है कि राष्ट्रीय संकट का बोझ वहां ज्यादा पड़ना चाहिए जहां उस बोझ को उठाने की क्षमता सबसे ज्यादा हो। एग्जैक्टली। अगर आयात कम करके विदेशी मुद्रा बचानी ही है तो इसकी शुरुआत सत्ता के सबसे निचले हिस्से से नहीं होनी चाहिए। मतलब गरीब की थाली से नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, हाँ। उदाहरण के लिए जो संपन्न वर्ग है वो अपनी विदेशी छुट्टियों को टाल सकता है। बिल्कुल टाल सकता है। जब कोई विदेश घूमने जाता है तो वहां किए गए खर्च के लिए आखिर देश का फॉरेन एक्सचेंज ही तो इस्तेमाल होता है। वही तो खाद्य तेल से पोषण कम करने के मुकाबले एक विदेशी यात्रा टाल देना कहीं अधिक नैतिक और आर्थिक रूप से सही त्याग है। एक और बड़ा कदम जो लेख सुझाता है वो है कर वसूली की प्रक्रिया को बेहद सख्त बनाना। सरकार को सिर्फ अपीलें करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हाँ, वो जो 2.57 लाख करोड़ रुपए का कर अदालतों में या अपील के स्तर पर रुका हुआ है, उसकी निष्पक्ष रूप से तुरंत वसूली की जानी चाहिए। इस लेख में खास तौर पर जिक्र किया गया है कि ये सरकार को सबसे बड़े 10,000 पैन धारकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्होंने कर नहीं चुकाया है। इन बड़े निशानों पर ध्यान देने से एक बहुत ही भारी रकम देश के खजाने में वापस आ सकती है। और इसी के साथ आर्थिक नीति में नए उपकरण जोड़ने की भी बात की गई है ना? जैसे अचानक होने वाले भारी मुनाफे पर लगने वाला कर जिसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल आता है या किसी युद्ध या संकट की वजह से, तो कुछ व्यापारी और तेल रिफाइनर्स अचानक से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने लगते हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास पहले का सस्ता स्टॉक होता है और वो उसे महंगे दाम पर बेचते हैं। वही, ये मुनाफा उनकी किसी नई खोज या मेहनत का नतीजा नहीं होता, बल्कि सिर्फ परिस्थितियों का बदलना होता है। तो लेख सुझावता है कि ऐसे अचानक बनने वाले भारी मुनाफे पर या देश के सबसे अमीर वर्ग पर एक अस्थायी संकट कर या क्राइसिस सरचार्ज लगाया जाना चाहिए, ताकि ये जो आर्थिक दबाव है उसे सब में अनुपात के हिसाब से बांटा जा सके। और स्ट्रक्चरल ट्रांसपेरेंसी यानी ढांचे में पारदर्शिता की भी जरूरत है, जहां राजनीतिक वर्ग खुद उदाहरण पेश करें। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे आर्थिक विश्लेषण को समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि आम जनता से अपने खर्च पर नियंत्रण रखने की अपीलें कभी भी स्थायी आर्थिक सुधारों की जगह नहीं ले सकती। हाँ, वॉलंटरी संयम की एक सीमा होती है। जरूरी है नीति निर्माताओं को खुद एक उदाहरण पेश करना होगा। त्याग और किफायत की इस आर्थिक कड़ी में बोझ का बंटवारा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए, ना कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग पर लादा जाना चाहिए। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमति रखती हूँ। इस पूरे विश्लेषण को समझने का फायदा तभी है जब हम इसे अपने आसपास की आर्थिक घटनाओं से जोड़कर देखें। आंकड़े अपनी जगह हैं, पर उन आंकड़ों का आम नागरिक के जीवन पर क्या असर हो रहा है, ये पैमाना निष्पक्ष और समान होना चाहिए। सही बात है। असली आर्थिक सत्याग्रह तभी सकारात्मक नतीजे देगा जब त्याग का अनुपात सबके पास मौजूद संसाधनों के हिसाब से तय हो। तो आगे से जब भी ऐसी कोई बड़ी आर्थिक नीति या नैतिक आह्वान सामने आए तो हमें उसे इन आंकड़ों के चश्मे से जरूर परखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उस नीति का असली बोझ आखिर कहाँ गिर रहा है। बिल्कुल, अंधभक्त होकर हर अपील को नहीं मानना चाहिए, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। सही कहा। अब इन सब आंकड़ों पर विचार करने के बाद चर्चा के इस अंत में सुनने वालों के लिए एक नया और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल छोड़ना जरूरी लगता है। वो क्या सवाल है? सवाल ये है
कि अगर आने वाले समय में हर आर्थिक कमी को पूरा करने के लिए नागरिकों से उनकी बुनियादी जीवन शैली बदलने की मांग लगातार की जाने लगी, तो क्या समाज में एक दिन आर्थिक थकान या इकोनॉमिक फटीग पैदा नहीं हो जाएगी? हाँ, लोग थक जाएंगे त्याग करते करते। वही तो। क्या लगातार बनाया नया नैतिक दबाव लंबे समय तक किसी ठोस और प्रगतिशील आर्थिक नीति का विकल्प बन सकता है? इसे लोग अपने स्तर पर जरूर सोचें। इन सवालों के साथ ही इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे ही आर्थिक विषयों की गहराई में उतरते रहेंगे।